कि राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 5 डीडीसी की सीट्स हैं, बीजेपी के पास 3, कांग्रेस के पास 3, इंडिपेंडेंट 1, अपनी पार्टी के पास 1 और पीडीपी के पास 1 सीट है। तो पहले गलती से मैंने आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 6 सीटें बताई थी, लेकिन 6 नहीं 5 हैं, और 5 में से भी 1 खालिद चौधरी जो है वक्त पर नहीं आए। इससे पहले कि बाकी डीडीसीज में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और गुपकार के बीच में चेयरपर्सन की कुर्सी की जंग की तफसीलात आपके साथ शेयर करूं, एक बात यहां पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मजहब का इस्तेमाल करके सियासी कुर्सियों पर बैठना, ये इल्ज़ाम अक्सर और बेशतर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के ऊपर लगता रहता है, लेकिन राजौरी में जो हुआ वो हैरानकुन ही नहीं बल्कि अफसोसनाक भी है। अफसोसनाक इसलिए, कुर्सी सियासी है, इस सियासी कुर्सी के लिए एक मजहबी मकाम का इस्तेमाल करना, वहां ले जाकर लोगों से हलफ दिल उठवाना और उन्हें ये कहना मेहरबानी करके आप हमारे कैंडिडेट को वोट कीजिएगा, इसका मतलब ये है कि आपकी आइडियोलॉजी में कमी है, आपके लोगों की आपकी आइडियोलॉजी के साथ कमिटमेंट में कमी और कमजोरी है। अगर लोग आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, सोच और विचार के साथ जुड़े हुए हैं, और लोग ये मानते हैं कि 370 और 35A को जिस तरीके से रिवोक किया गया, जिस तरीके से 370 को एब्रोगेट किया, अमेंड किया गया, 35A को रिवोक किया गया, अगर वो सब गलत है तो फिर किसी आस्थाने पर जाकर कोई कसम किसी को दिलवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। कमिटमेंट एक आइडिया के साथ और एक आइडियोलॉजी के साथ अगर हो तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप मजहबी आस्थानों का इस्तेमाल करें अपनी सियासत चलाने के लिए। मैं तकरीर नहीं कर रहा, बल्कि शुरुआत में ये कहना इसलिए ज़रूरी है, तमहीद बांधना इसलिए ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर याद करवाया जाए सबको कि मजहब का इस्तेमाल करके सियासी कुर्सियाँ हासिल करना गलत ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गलत है। आइए, अब राजौरी का तो आपको मालूम पड़ ही गया कि राजौरी में अब 22 फरवरी 2021 को यह तय होगा कि राजौरी डीडीसी के ऊपर क्या गुपकार अलायंस का चेयरपर्सन बनेगा या वहां पर अपनी पार्टी कोई सरप्राइज देगी। और आखिरी मौके पर खालिद चौधरी का ये कहना कि मुझे आप चेयरमैन के लिए तस्लीम करें और चेयरमैन की कुर्सी के लिए मैं इंतखाबात में उतरूंगा, और उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये बात क्यों नहीं मानी, सियासी तौर पर ये तमाम बातें पहले ही क्लियर क्यों नहीं की गई थी, 2 दिन पहले तक इस सारे मामले को क्यों लटका कर रखा गया, इस पर सोच विचार नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस वक्त चल रहा होगा। किश्तवाड़ में भी यही हुआ। किश्तवाड़ में यूँ हुआ कि डीडीसी मेंबरान जो हैं वो कमरे में पहुंच गए। उनके कमरे में पहुंचने के बाद उन्हें ये खबर मिली कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक डीडीसी मेंबर शरीफा बेगम अपने खाविंद के साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ज्वाइन कर गई हैं। उनके जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास किश्तवाड़ में 5 लोग हैं, बीजेपी के पास 3, कांग्रेस के पास 3 और 2 इंडिपेंडेंट है। मतलब अब ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 5 हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मध्य मुकाबिल अब 11, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मध्य मुकाबिल अब 9 वोट हैं और 9 में से 3 वोट कांग्रेस के हैं। क्या वजह है कि आइडियोलॉजिकली कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया था और कल ही सजाद अहमद किचलू एक्स एमओएस होम और उनके साथ में एक्स पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सरूरी, उन दोनों की फोटो भी वायरल हुई थी, जिस फोटो में वो दोनों दिख रहे थे कि जी हमारी सहमति हो गई है। और आज खबर भी आ गई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हो गया है, जिसके चलते अब कोई परेशानी नहीं होगी और आराम से इन डिस्ट्रिक्टों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस जो है वहां पर अपनी डीडीसी बनाएगा। लेकिन पहला तो सवाल यहां पर यह कि कांग्रेस गुपकार की हिमायती नहीं थी, कांग्रेस गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं थी, तो क्या हम ये माने कि ये एनसी कांग्रेस अलायंस है? क्या हम ये कहें कि गुपकार टूट गया और अब एनसी और कांग्रेस का अलायंस हो गया है? रामबन से भी खबर यही आई है कि वहां पर भी इंतखाबात जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं। एनसी के पास वहां 6 मेंबरान हैं, इंडिपेंडेंट वहां पर 3 हैं, बीजेपी के 3 और कांग्रेस के 2 हैं। कांग्रेस और एनसी का अलायंस से 8 लोग आज कमरे में मौजूद थे, लेकिन न 3 इंडिपेंडेंट आए न 3 बीजेपी के लोग आए। इसका मतलब 6 लोग जो हैं वो नदारद रहे, इसकी वजह से इंतखाबात नहीं हुए। अगली डेट पर अब रामबन में 8 लोगों पर ही चुनाव होगा, वही 8 लोग तय करेंगे कि डीडीसी का चेयरपर्सन कौन बनेगा, क्योंकि पहली बार में 2/3 मेजॉरिटी 9.33 कहा जाता है और कई जगह इसको 10 भी कहा जाता है। और आम तौर पर
जो हुकूमत ने कहा है, उन्होंने कहा कि 10 मेजॉरिटी है, लेकिन अगर आप 2/3 निकालते हैं तो 2/3 9.33 निकलता है। 0.33 का मतलब हो गया 9, लेकिन अब 10 क्यों रखा गया है वो तो हुकूमत साफ तौर पर बता सकती है। बांडीपुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, गुपकार अलायंस ने, उन्हीं का चेयरपर्सन भी बना, वाइस चेयरपर्सन भी बना। बांडीपुरा में आसानी के साथ नेशनल वाइस चेयरपर्सन बनाया। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 4, 2 पीडीपी के पास, पीपल्स मूवमेंट के पास 1, कांग्रेस के पास 1 और 3 इंडिपेंडेंट थे। वहां पर बांडीपुरा में गुपकार अलायंस ने चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन बनाया है। बारामुल्ला में सफीना बेग डीडीसी के चेयरपर्सन बन चुकी हैं। सफीना बेग के चेयरपर्सन बनने के बाद और उनके साथ सनाउल्लाह जो है वो वाइस चेयरपर्सन बने हैं। एक बात तो तय हो गई बारामुल्ला में, मुजफ्फर हुसैन बेग को आप बारामुल्ला की सियासत से बाहर निकाल कर नहीं देख सकते। मुजफ्फर हुसैन बेग बारामुल्ला की सियासत के एक बहुत अहम हिस्सा हैं। नॉर्थ कश्मीर की सियासत में मुजफ्फर हुसैन बेग को आप बाहर निकाल दें तो फिर वो सियासत नहीं रहती। वही आज साबित किया है मुजफ्फर हुसैन बेग ने। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की मदद से उन्होंने अपनी जीती हुई मोहतरमा को बारामुल्ला की डीडीसी का चेयरपर्सन बनाया है, जबकि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अकेली जीती थी। और बारामुल्ला में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास 3 लोग थे, कांग्रेस के पास 2, एनसी के पास 2, पीडीपी के पास 2, अपनी पार्टी के पास 2। अभी चूंकि कंफ्यूजन है मेरे पास बारामुल्ला को लेकर कि कितने वोट सफीन बेग को पड़े हैं। जब सफीना बेग के एग्जैक्ट वोट्स की तादाद मुझे पता चलती है तो आपके साथ शेयर करूंगा। पुंछ में आज़ाद उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। 8 आज़ाद उम्मीदवार थे, 4 कांग्रेस और 2 एनसी। आज़ाद उम्मीदवार ताज़ीम अख्तर, इन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी नाजिया गनी को हराया है। ताज़ीम अख्तर जो हैं ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। आने वाले वक्त में किस पार्टी को ज्वाइन करेंगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ पर भी कांग्रेस को पटखनी खानी पड़ी है और कांग्रेस चेयरपर्सन की कुर्सी यहाँ पर हार गया है। तो आज 5 जगह के जो डीडीसी के चेयरपर्सन के चुनाव होने थे उसमें रामबन में नहीं हुए, किश्तवाड़ में अगली डेट पर होंगे और राजौरी में भी अगली डेट पर होंगे। बारामुल्ला और बांडीपुरा में दोनों जगह डीडीसी के चेयरपर्सन बन चुके हैं। बांडीपुरा गुपकार अलायंस के पास चला गया है और बारामुल्ला जो है वो गुपकार अलायंस के पास नहीं बल्कि सफीना बेग इंडिपेंडेंट के पास गया है। एक जानकारी के मुताबिक सफीना बेग को 10 वोट मिले हैं और कुरतुल ऐन बशीर को कुल 4। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सफीना बेग को 10 वोट मिलने का मतलब क्या है। 3 पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वोट मिले होंगे, समझ में आता है। 2 वोट अपनी पार्टी के मिले होंगे, 5 हो गए। उसके बाद एनसी, पीडीपी, कांग्रेस और इंडिपेंडेंट में जो 2 वोट थे अगर उनको भी मिला लिया जाए तब भी 10 वोट नहीं होते। तो कौन सी पार्टी है जिसने सीक्रेट बैलेट में अपने मत का प्रयोग करते हुए सफीना बेग के हक में वोट डाला है? साफ तौर पर इशारा इस तरफ है कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट किसी एक आइडिया के साथ अब नहीं रही है। अगर आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट यानी विचारधारा किसी एक विचारधारा के साथ लोग होते तो गुपकार अलायंस सब जगह कामयाब होता। और ये आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट अगर पक्की होती तो हमें ये देखने को मिलता कि तमाम पुल्स या प्रेशर्स जिनकी बात गुपकार अलायंस कर रहा है कि सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है, ताकत का इस्तेमाल किया गया है, पैसे का लालच दिया गया है और भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। इन तमाम प्रलोभनों के कारण लोग हमारी पार्टी छोड़कर जो है सीक्रेट बैलेट में दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। लेकिन आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट भी कोई चीज़ होती है। अगर आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हो, किसी विचारधारा, किसी सोच के साथ आप जुड़े हुए हो, प्रलोभन कोई कितना भी दे, आप अपनी पार्टी, अपना विचार और अपनी सोच छोड़कर नहीं जाते। लेकिन अगर आपकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट एक पार्टी के साथ नहीं, एक सोच के साथ नहीं, एक विचारधारा के साथ नहीं, और आप भी समझ गए हैं लड़ाई सारी ताकत की है, लड़ाई सारी कुर्सी की है, कोई भी आदमी विचारधारा के साथ नहीं है, कोई भी आदमी किसी सोच के साथ नहीं। और जिन पार्टियों में लीडर एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में सिर्फ इसलिए जाते हों कि मंत्री बन जाएंगे, जिन पार्टियों में लोग एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में सिर्फ इसलिए जाते हों कि जनाब सत्ता में रहेंगे, वो पार्टियां जब छोटे लेवल पर पंचायत चुनावों में डीडीसी का चेयरपर्सन बनने के इस सारे अभियान में आइडियोलॉजी की बातें करें या आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की बातें करें तो तभी जाकर लगता है कि पंचायत के लेवल पर भी लोगों को ये समझ में आ गया है
कि आप लोक सेवा तभी कर सकते हैं जब आप पावर कॉरिडोर्स में हो। अगर आप पावर कॉरिडोर्स में नहीं तो आप लोक सेवा नहीं कर सकते। और उसके बाद मेहरबानी करके मज़हब के इस्तेमाल पर अब आज के बाद लेक्चरबाजी मत कीजिएगा। मज़हब का इस्तेमाल सभी राजनीतिक दल करते हैं और करते भी इसलिए हैं क्योंकि सभी राजनीतिक दलों को ताकत में आना है, पावर में आना है, सभी राजनीतिक दलों को कुर्सी चाहिए। इसलिए एक पार्टी को लेकर ये कहना कि ये धर्म का इस्तेमाल कर, हम बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, ये गलत है। मज़हब का इस्तेमाल हर सियासी जमात करती है, लेवल और डिग्री अपनी अपनी है, तरीका अपना अपना है। कोई कस्में खिलाने के लिए करते हैं, कोई वोट को एकत्र करने के लिए करते हैं, लेकिन करते सभी हैं। मगर इस पूरी डीडीसी की एक्सरसाइज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की प्रशंसा करना बनता है। डीडीसी के इन चुनावों को इतना महत्व वो पॉलिटिकल पार्टीज दे रही हैं जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने बार बार ये कहा था कि हम इन चुनावों में हिस्सा ही नहीं लेना चाहते, हम तो सिर्फ लोगों के लिए इन चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। ये चुनाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है 370 35 से। यदि इंपॉर्टेंट 370 और 35 से है, फिर इन चुनावों को लेकर लोगों को मजहबी मकामात पर ले जाकर कस्में खिलाने की जरूरत क्या है।